सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलू, राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी में आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंती दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम, ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है, और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? वो का है ना ननद जी, हमरे गाँव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गाँव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जाता है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती है कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहुओं, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियां कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियां लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियां थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियां रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च के ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चक्रा आ गया का हमारा जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमारे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमारे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बड़ा औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो कोई एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हाथ बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंती ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी।
इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहनकर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। सोनिया का शादी समारोह एक पल में दुख में परिवर्तित हो गया जब लड़के वालों ने आखिरी समय में शादी के लिए मना कर दी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दीनदयाल जी, मैं आपको अगले 15 दिनों तक गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, पर आप यूं शादी मत रोकिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं किशोरी लाल? है एक तो मेरा लड़का बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए माना था, वरना एक बौनी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ढूंढते रह जाओगे, घुटने रगड़ जाएंगे। फिर भी कोई लड़का एक बौनी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। चल बेटा नरेश, उठ मंडप से, कोई शादी वादी नहीं होगी अब। नहीं नहीं नरेश बेटा, रुक जाओ, मेरी सोनिया बहुत अच्छी है, इसे यूं शादी के मंडप में छोड़कर ना जाओ। किशोरीलाल दीनदयाल और उसके परिवार के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है, पर वो लालची लोग उसकी एक नहीं। पुलकित, चल यार, इन भिखारियों के घर मुझे शादी नहीं करनी है। नरेश तो अपने पापा के इशारों पर चलकर एक दुल्हन को मंडप में छोड़कर जा रहा है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुलकित बेटा, जैसे तुम नरेश के दोस्त नहीं बल्कि लड़की वालों के परिवार के हो। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो? पुलकित, तुझे क्या हो गया यार? है तू मेरा दोस्त होकर इन लोगों से हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे इस बेचारी के पिता की हालत तो देख, अरे गाड़ी के लिए तू एक दुल्हन को मंडप में छोड़ देगा? ऐसा है पुलकित बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें हमने, ठीक है ना? कब से सुने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इस बौनी लड़की से? हाँ सही तो कह रहे पापा, तू क्यों नहीं कर लेता इससे शादी? है तुझमें हिम्मत शादी करने की? बोल। कहना आसान होता भाई, पर हर कोई करके नहीं दिखाता। हाँ मैं कर लूंगा इससे शादी, मैं अपनाऊंगा सोनिया को, समझ गया? पुलकित नरेश का दोस्त था जो दिल्ली से उसके शादी समारोह में आया हुआ था, पर सोनिया और उसके पिता के साथ नरेश और दीनदयाल का दुर्व्यवहार देखकर पुलकित से रहा नहीं गया। वो सोनिया के पिता से कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं सोनिया का हाथ थामूंगा। क्या सचमुच तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पर मेरे पास दहेज में देने के लिए इस वक्त गाड़ी नहीं है बेटा, कहीं तुम भी तो। मैं दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हूं, मैं सिर्फ सोनिया का हाथ मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलकित किशोरीलाल और उनकी बेटी सोनिया के लिए मानो भगवान का वरदान बनकर आया था। नरेश और दीनदयाल गुस्से में लौट जाते हैं। पुलकित और सोनिया की शादी हो जाती है। पुलकित सोनिया के साथ वापस दिल्ली पहुंचता है। टैक्सी में बैठी सोनिया पुलकित से कहती है, पुलकित मुझे घबराहट हो रही है, आपके घर में सब मुझे बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे शादी की है और उम्र भर साथ निभाने का वादा लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलकित सोनिया को लेकर घर पहुंचता है। पुलकित के मम्मी पापा सोनिया को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तू शादी कर क्या गया? तू तो अपने दोस्त की शादी में गया था, फिर ये बौनी लड़की तुझे वहां कैसे मिल गई? मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। समाज में मेरी हंसी उड़वानी है, खानदान की नाक कटवा कर रखती तूने, हर कोई हंसेगा, कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा तूने। तेरी माँ सही कह रही है पुलकित, तूने तो सच में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। सुंदर लंबी कनकाठी वाली लड़कियों की कमी थी तेरे लिए, बता? एक से एक लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी और तुझे ये बौनी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। बस बहुत हुआ मम्मी पापा, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी हम रंग रूप कदकाठी पर गौर करेंगे, है ना? व्यक्ति के स्वभाव और उसकी कुशलता में सब कुछ शामिल होता है। सोनिया की इसमें क्या गलती है कि अगर उसका कद छोटा है तो? मैं सोनिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया है और आप लोग भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुलकित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मां ममता सोनिया पर बरसने लगती है। कलीजे में ठंडक पड़ गई होगी तेरे, हमारे बेटे को हमसे अलग करके ही मानेगी तू। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया तुम बाप बेटी ने कि हमारा बेटा ही हमसे छिन गया है। नहीं माँ जी, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो बस आप सबके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा, तू इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी, हम तुझे अपनी बहू नहीं मान। बेचारी सोनिया फूटती है।
आसपास के मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को जब पुलकित और सोनिया की शादी के बारे में पता चलता है तो सब सोनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। वैसे ममता जी, आपके बेटे पुलकित में कोई कमी थी क्या जो उसने इतने नाटे कद की बौनी लड़की से शादी की? नहीं तो बहन जी, हमारे लड़के को देखो, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आते हैं, इतने नखरे हैं। देखने में तो आपका पुलकित बहुत ही सुंदर और लंबे कद काठी का लगता है, फिर उसने इतनी बौनी लड़की क्यों पसंद की? कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अब अपने आप को ही देख लो ममता जी, आप आज भी देखने में हेमा मालिनी से कम नहीं लगती हो। क्या करूं बहन जी, जब किस्मत फूटी हो तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। पता नहीं अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं से पकड़ कर ले आया इस मनहूस को। माँ जी, ये चाय और पकौड़े लाई थी, रख दो यहीं पर और जाओ यहाँ से। आपकी नौकरानी कहाँ गई ममता जी? अरे वो अपने गांव गई है, यही सोच लूंगी कि एक नौकरानी की कमी थी वो पूरी हो गई, कुछ तो काम आएगी। वैसे तो ये बौनी बहू हमारी किसी काम की नहीं है। अपनी माँ की बातों को सुनकर पुलकित गुस्से में आ जाता है और मेहमानों के बीच जाने लगता है। तब सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है। इतना सब सहने की हिम्मत तुमने कहां से आती है सोनिया? तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी सुनो, पापा और मैं जा रहे हैं, ये कैश रख लो, 20 लाख रुपए ऑफिस के पैसे हैं, कल सुबह मुझे बैंक में जमा करवाने। अलमारी में रख देती हूँ। हाँ भैया आ रही हूँ, सारे पेड़ों में खाद डाल दी है ना? हाँ हाँ माता जी, अच्छा मैं चलता हूँ। माली को भेजकर ममता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। सोनिया उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब फिर से कौन आ गया? क्या हुआ? पेड़ों में खाद तो तू डाल गया था। माता जी लगता है मैं अपनी खुरपी यहीं छोड़ गया था। जा देख ले कहाँ रखी है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? छोड़ छोड़ मुझे छोड़। अरे खुरपी लेने आना तो बहाना था, मुझे वो 20 लाख रुपए दे जल्दी से, जो तेरा बेटा तुझे देकर गया है। नहीं चोर, मैं तुझे वो पैसे नहीं दूंगी। छीना झपटी में ममता जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोनिया घबरा जाती है। अगर वो चिल्लाती तो माली उसे भी पकड़ लेता। सोनिया खुद को और ममता को बचाना चाहती थी। क्या करूं? माँ जी की अलमारी खुली है, माली कमरे में ही आएगा, जल्दी से कैश निकाल लेती हूँ। सोनिया छोटे कद की थी, इसलिए आसानी से रुपए उठाकर सर्विस विंडो से रसोई